मैं हूं शिव कुमार। आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। 10th क्लास से रिलेटेड जितने वीडियो मैं बनाता हूं उसको ध्यान से देखें, अंत तक देख लेंगे याद हो जाएगा। जितने भी ट्रिक देखें। इस बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री का वीडियो देखें 10th क्लास से तो रिलेटेड। अभी यूरोप में राष्ट्रवाद प्रथम चैप्टर जो बनाया उसको देखें और बहुत सारे लाइक्स मिले और सारे लोगों ने कहा कि इसी प्रकार से और सारे वीडियो बनाएंगे। वैसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो अभी अभी आपको समझा रहा हूँ। चलिए आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, चलिए यहाँ बैठिए और देखिए हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। इसमें करना क्या है कि कुछ करना नहीं है और बस ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है, समझ रहे हैं ना। तो अब जो है उस वीडियो को देखेंगे और देन एंड देयर जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तुरंत का तुरंत मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस बार से ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है और इसमें पढ़ाने का जो है मतलब नहीं हो रहा है, कोचिंग बंद है। तो आप लोग तुरंत समझ रहे हैं ना बात, समझिए ठीक है। और आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, मैं आपके व्हाट्सअप नंबर को इधर से रिप्लाई कर दूँगा। समझ गए ना बात। तो चलिए, तो अभी देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद पे फिर से नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका समय न गंवाते हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद और पार्ट 2, जो पार्ट 1 इसके पहले था, पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कि पार्ट 3 इसके बाद होगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमने बताया था इसके पहले, वियना सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, इन सारी चीज़ों को आपने देखा। और वियना सम्मेलन के बाद जो है 1830 की क्रांति हुई थी। 1830 की क्रांति जो है जिसमें चार्ल्स दशम जो है काफ़ी निरंकुश था और उसने जो है प्रधानमंत्री पोलेगनी को बनाया। और इस तरह से ये लोगों पे इतना अत्याचार करने लगा, भूखमरी बढ़ गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बढ़ गई जिससे कि जो है 1830 की क्रांति जो है सामने आई। 1830 की क्रांति के बाद जब 1830 की क्रांति आई तो क्रांति में हुआ क्या, वो जो बुर्बो राजवंश था जिसके राजगद्दी पर चार्ल्स दशम बैठा हुआ था, वो वहाँ से उदारवादियों ने मिलकर के, लोगों ने मिलकर के उसको वहाँ से पदच्युत कर दिया और वो भागकर इंग्लैंड चला गया। और बुर्बो वंश की अंत हुई। बुर्बो वंश का समाप्ति के बाद आर्लियंस वंश जो है फिर से उदारवादियों ने मिलकर के आर्लियंस वंश की स्थापना की और वहाँ पे अपना जो है एक बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद शुरुआत हुई और उदारवाद राजा। अब बात आता है 1800 की क्रांति के प्रभाव। तो 1800 दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का जो है भावना जो है काफ़ी बढ़ गया और एकीकरण की बात चलने लगी। जो भी राष्ट्र उथल पुथल थे, कई राज्यों में बटे हुए थे, वो एक होना जो है उसके दिमाग में ये हो गया कि एकीकरण कैसे हो। सब लोग मिलजुल करके अपने राष्ट्र को एकजुट होने के लिए जो है अब ठान लिए थे। इस तरह से 1830 की जो क्रांति हुई जिसमें बुर्बो राजवंश की समाप्ति, आर्लियंस वंश की शुरुआत, चार्ल्स दशम पदच्युत हुआ, हटाया गया, चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंका गया 1830 की क्रांति में और लुई फिलिप को नया राजा वहां का बना दिया गया। अब बात ये आता है कि लुई फिलिप जब आया तो ऐसा नहीं था कि लुई फिलिप एक अच्छा शासक के रूप में आया। वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, महत्वाकांक्षी बनने लगा। 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के कारण हुआ। चार्ल्स दशम पोलेगनी को प्रधानमंत्री बनाया और उसने जो किया जिसके कारण जो है लोग जो है काफी बौखला गए और आंदोलन शुरू हुआ। 1830 की क्रांति हुई और चार्ल्स दशम वहां से भाग खड़ा हुआ और लुई फिलिप को बैठाया गया। लुई फिलिप जब आया राजगद्दी पर बैठा तो कुछ दिन तक तो सही काम करता रहा, लेकिन
धीरे धीरे वह भी जो है चार्ल्स दशम के जैसा निरंकुश होने लगा। वह भी एक महत्वाकांक्षी शासक निकला। उसने अपने क्या किया, विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करने लगा और 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। चार्ल्स दशम ने पोलेगनी को प्रधानमंत्री बनाया, तो 1830 की क्रांति हो गई। लुई फिलिप ने किसको लुई फिलिप ने किसको लुई फिलिप ने लुई फिलिप ने जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, तो वो भी जैसे लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री बनाते हैं, अब धीरे धीरे वो भी अपने जनता के प्रति कोई भी उदारवादी कार्यक्रम जो है नहीं तय करता था और वो पूंजीपति वर्ग के साथ, पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद करता था और निम्न वर्ग को जो है, मध्यम वर्ग को जो है दूर अपने से हटाता था। इस प्रकार लोगों ने ये सोचा कि हमने लुई फिलिप को राजगद्दी पर बैठाया, 1830 की क्रांति हुई, लुई फिलिप को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन ये फिर आकर के फिर वैसे ही करने लगा। तो अब क्या था, एक बार जब 1830 की क्रांति हो गई तो लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब हम लोग किसी भी शासक का बलपूर्वक कोई भी जो भी होता है, बलपूर्वक कोई भी शोषण जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह 1830 क्रांति करके चार्ल्स दशम को हटा दिए, वैसे ही लुई फिलिप के विरुद्ध जो है आवाजें उठने लगी, क्योंकि यह पूंजीपति वर्गों को अपने साथ रखता था, कोई सुधार वाला कार्यक्रम नहीं करता था, सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं थे, भूखमरी बेरोजगारी पूरी फैल गई थी। अब लोगों ने क्या किया, सब लोग मिल करके 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। सभी लोग बैठे, आम जनता बैठे, इसलिए ये भोज किया गया कि सब लोग बैठ करके विचार करेगा कि लुई फिलिप को अब जो है हम लोग गद्दी पर नहीं रहने देंगे। जिस तरह चार्ल्स दशम को हटाए क्रांति करके, वैसे ही लुई फिलिप को भी हटा देंगे। तो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया गया और इस तरह से सब लोग मिल करके फिर से क्रांति किया और 24 फरवरी को लुई फिलिप को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ा। और इस क्रांति में क्या हुआ कि बहुत सारी बातें हुई। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की और उसी समय 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, काम के अधिकार और गारंटी दिए गए। इस तरह से 1848 की क्रांति जो है, 1848 की क्रांति का जो है यहाँ पे शुरुआत। ये जो है 1848 की क्रांति, यही इसी क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं, 1848 की क्रांति। अब बात ये आता है 1830 क्रांति, आपने सोचा देखा कि चार्ल्स दशम था, निरंकुश शासक था, बुर्बो वंश का था, और जब उसने किसको, पोलेगनी को प्रधानमंत्री बनाया, तो लोगों पर जो है शोषण, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से 1830 की क्रांति। अब 1830 की क्रांति हुई तो उस समय चार्ल्स दशम को वहां से मार भगाया गया और वह भागकर इंग्लैंड चला गया और उस क्रांति को हम लोग 1830 क्रांति कहते हैं। 1830 क्रांति के बाद बुर्बो वंश की स्थापना, बुर्बो वंश की समाप्ति हुई और आर्लियंस वंश की स्थापना हुई। आर्लियंस वंश की स्थापना जब हुई तो उसमें लुई फिलिप को उदारवादियों ने प्रधान, वहां का राजा बनाया, है ना। राजा बनाने के बाद वह जो है लुई फिलिप कुछ दिन तक ठीक ठाक चला और ठीक ठाक चलने के बाद जब वह अपना प्रधानमंत्री 1840 में गीजो को नियुक्त किया, तो गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो भी क्या किया, कोई सुधार वाला कार्यक्रम नहीं किया और पूंजीपतियों को अपने साथ रखने लगा। पूंजीपतियों को अपने साथ रखा, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग को अपने से दूर हटाया। उसके बाद जो है उसको शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और इस तरह से देश में बेरोजगारी, भूखमरी फैल गई। अब लोगों ने क्या किया, सब लोग मिल करके एक भोज का आयोजन किया 22 फरवरी 1848 को और सब लोगों ने ठान लिया कि इसको भी हमें हटा देना होगा। इस प्रकार सभी लोग मिल करके पुनः एक क्रांति किया जिसको हम लोग 1848 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति में क्या किया गया, लुई फिलिप को गद्दी से फिर भगाया गया और लुई फिलिप फिर गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। और इस क्रांति में सुधारवादियों ने गणतंत्र की घोषणा की। उस समय से 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को क्या किया गया, सभी पुरुषों को
मताधिकार का प्रयोग मिला, करने का अवसर मिला। और इस तरह से 1848 की क्रांति जो है क्या हुआ, 1830 की क्रांति जो है, 1830 की क्रांति नहीं, 1848 की क्रांति जो है सफल हुई। अब आगे क्या हुआ, 1848 की क्रांति में जब हुआ तो इसमें अब बात आई क्या कि इस क्रांति में जो प्रभाव पड़े, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अब तो समझ गए कि अब हम लोग जहाँ भी जितने भी राष्ट्र थे सभी राष्ट्रों ने इस पर ध्यान से दिया। दो क्रांति, 1830 क्रांति, 1848 क्रांति, दोनों क्रांति को ध्यान में रखते हुए यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे जो छिन्न भिन्न हो गए थे, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, बोहेमिया, है ना, ये जितने भी छिन्न भिन्न हो गए थे वो सब ये समझने लगे कि अब हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, एकीकरण करने की बात अब चालू हो गई। अब सबके मन में ये हो गया कि अब हम किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेंगे, है ना। जिस प्रकार सभी लोग मिलकर 1830 क्रांति करके पूर्व राजवंश को समाप्त किया और एकीकरण किया, सब लोग बैठ करके अपने में से कोई राजा को चुना, तो अब दिन में राष्ट्रवाद की भावना सबके अंदर वो जो है अब देखा देखी सब जगह ये काम होने लगा कि जिस तरह से फ्रांस में ये हुआ 1830 क्रांति, 1848 क्रांति, और सब अमन चैन से रहने लगे, तो सबको ये भी सोचा, जैसे इटली ने सोचा, जर्मनी ने सोचा कि हम लोग भी एकीकरण होगा हमारा भी, और हमारे ऊपर जो भी साम्राज्यवाद कायम किया हुआ है, हमारे ऊपर आधिपत्य जमाया हुआ, उसको भी हम लोग क्रांति करके उखाड़ फेंकेंगे और एक हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो है, ये एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई, तो हम कहेंगे कि 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति के कारण सभी लोगों ने देखा और उसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसको देख करके इटली का एकीकरण जो है, इटली का एकीकरण करने को सब लोगों ने ठान लिया। अब बात आई, इटली का एकीकरण इतना आसान नहीं था, क्योंकि इटली के एकीकरण करने में आसानी इस बात की नहीं थी कि वहाँ की भौगोलिक समस्याएं बहुत सारा थी। चारों तरफ जो है छिन्न भिन्न था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और दूसरी बात इटली पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया लगभग पूरे यूरोप के 50% राष्ट्रों को अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ पर ये बता दे कि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिच, वो जो है बहुत ही कट्टर था और वो पुरातन व्यवस्था को फिर से लाना चाहता था। लोकतंत्र को हटाकर पुरातन व्यवस्था रहेगा तो पुरातन व्यवस्था में क्या होगा कि उसका दबदबा बना रहेगा, और कई टुकड़ों में विभाजित रहेगा तो भी उसका दबदबा, चूंकि वह जानता था कि एकता जहां कायम हुआ तो हमारा जो है वहां से भागना पड़ेगा। तो इटली का एकीकरण में प्रॉब्लम दो बातें थी, एक तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग थी, दूसरा ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का वहां पर हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इटली का एकीकरण जो है, जब वो नहीं चाहता था तो जब भी कोई आंदोलन शुरुआत होता था उसको दबा देता था। तो यहाँ पर हो गया एक भौगोलिक कारण, दूसरा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, और तीसरा एक और कारण था, आपस में धार्मिक मतभेद। इटली का एकीकरण तभी संभव था जब आम जनता, सभी इटली की जितनी जनता थी उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो, सब एक हो, धर्म जाति संप्रदाय पर जो बटे हुए थे सब एक हो जाए, तभी जाकर के इटली का एकीकरण संभव था। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर बाधा था कि अगर ये सब कैसे होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, लेकिन लोगों के अंदर अब धीरे धीरे 1830-1848 की क्रांति को देखते हुए लोगों के अंदर ये भावना जग रही थी कि हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो, हम लोग एक हो जाएं और इटली पर जो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य है उसको हटाएं और हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएं। इस तरह से क्या हुआ कि जिस समय नेपोलियन का पतन हुआ 1814, 1815 में वियना कांग्रेस, यहाँ नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिए, वियना कांग्रेस 1815 और नेपोलियन का पतन 1814, है ना।
और फिर से वही ऑस्ट्रिया ये मेटरनिक युग की शुरुआत हुई 1814 से, जो 1814 से और 1815 के बीच, है ना। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ, ऑस्ट्रिया युग की ये मेटरनिक युग की शुरुआत हुई यही। और वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस में हुआ क्या कि वियना कांग्रेस 1815 में ये बात आई कि इटली का एकीकरण जैसे भी हो किया जाए। इटली के एकीकरण में जो है उसको दिशा देने की बात आई कि इटली का एकीकरण किया जाए। तो इटली का एकीकरण करने के लिए कुछ यहाँ पे इटली का एकीकरण करने के लिए क्या था कि तो इटली के एकीकरण में जो है बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो मेजनी का था। मेजनी जो है काफी प्रयासरत था कि इटली का एकीकरण जैसे भी हो, और मेजनी का साथ देने के लिए आम जनता थी, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना धीरे 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 जग रही थी 1830-1848 की क्रांति को देखने के बाद। मेजनी ने सबसे पहले क्या हुआ, संवैधानिक सुधार आरंभ किया और एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया। कार्बोनरी नोट कर लीजिएगा, गुप्त दल था कार्बोनरी, और ये जो है ये कार्बोनरी था किसका बनाया गया, मेजनी का, है ना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक कार्बोनरी संगठन का जो है एक स्थापना किया, और ये जो है छापामार जुदी लोग काफी जानते थे, और इस दल का नेता कौन था, मेजनी। इस तरह से मेजनी जो था मतलब तन मन धन पूरा लगा दिया इटली का एकीकरण करने के लिए। और इसके लिए उसने क्या किया कि मेजनी आया तो लोगों में एक नई उमंग जगी कि अब जो है इटली का एकीकरण होगा। मेजनी जो था इसके बारे में कुछ पूछता है कि मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग सेनापति था। मेजनी कौन था, एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक यानी लोकतंत्र चाहने वाला उसका समर्थक था, और एक योग सेनापति भी था। जब वह शुरुआत किया इटली के एकीकरण करने का, तो सबसे पहले 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना किया। यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की 1831 में। नोट कर लिया आप लोग इसको। अच्छा, जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर रेड जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको अपने बुक में कर लिया है, ठीक है, इसको अपने बुक में कर लें। और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही सब पूछा जाएगा। सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन में पूछेगा कि यंग इटली की स्थापना कब हुई, 1831 में। किसने किया, मेजनी ने। मेजनी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी। और इस तरह से उसने दो दल, दो संगठन, एक तो 1831 में यंग इटली और दूसरा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की मेजनी ने। अब बात रहा कि यंग इटली की स्थापना 1831 में और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया। और इस तरह से सबको प्रोत्साहित किया, जन जन तक राष्ट्रवाद की भावना को जो है जगाया। और इस तरह से 1848 में फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ, है ना। अब मेजनी जब आया तो मेजनी आने के बाद इटली के एकीकरण में एक नया जान आया। लोगों को लगा कि अब जो है इटली का एकीकरण संभव है पूरी तरह से। और वो तो मेजनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और एक गणराज्य एक बन जाए। और इस तरह से जो इटली सार्डिनिया और पिडमाउंट जो उसका बटा हुआ था, उसी का एक अंग था, जहाँ का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो जो है वो सब जो है एक हो जाए, है ना, इस तरह से। लेकिन बात ये थी कि कुछ वहाँ के दो तरह के लोग थे, एक चाहते थे कि एकीकरण हो और एक चाहते थे कि नहीं जैसे है वैसे रहना। और इस तरह से थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आया। लेकिन जब आपसी युद्ध होता है, इटली के एकीकरण में सब लोग तो ठीक ठाक थे, सब चाहते थे कि हाँ एकीकरण हो, परंतु कुछ लोगों के वजह से इटली के मार्ग में अवरुद्ध जो है, इटली के एकीकरण के मार्ग में अवरुद्ध हुआ। और इस तरह से जब आपसी लड़ाई हुआ तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था उसको फिर से मौका मिल गया
कि इटली में फिर से पुरातन व्यवस्था कायम कर दिया। मेजनी के इतना कुछ करने के बावजूद दो संगठन किया, 1831 में, 1834 में, सब मिलजुल करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपसी कुछ मतभेद के कारण मेजनी को वहां से भागना पड़ा। और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, उसको जो है वहां से भगा दिया और मेजनी की हार हो गई। इस तरह से जो इटली का एकीकरण का मार्ग था वह जो है वहीं का वहीं रह गया। परंतु इटली के एकीकरण जो था, इटली का एकीकरण जो है, जब मेजनी को परास्त होना पड़ा तो ऐसा नहीं था कि उसके जाने के बाद इटली का एकीकरण वहीं पे बंद हो गया, नहीं। दोबारा जो है इटली के एकीकरण में जो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था विक्टर एमेनुअल, नोट कीजिएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक था विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल जो है राष्ट्रवादी था, मेजनी के कार्यों को आगे बढ़ाया। अब विक्टर एमेनुअल अपने हाथों में पूरा बागडोर ले लिया और ये इटली के एकीकरण को एक नया आयाम मिला और एक नया शासक मिला जो ठीक मेजनी के तरह ही चाहता था इटली के एकीकरण हो। तो ये एकीकरण जो है, दूसरा जो चरण शुरू हुआ, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक जो विक्टर एमेनुअल था राष्ट्रवादी, वह अपना प्रयास जारी रहा कि इटली का एकीकरण हो। और उसने क्या किया, काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यहाँ पर बात पिछला फिर गौर करने वाली है कि 1830 की क्रांति कैसे हुई। चार्ल्स दसम प्लेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया, तो प्लेगनिक ऐसा काम किया कि लोगों ने मिलकर के 1830 की क्रांति की और चार्ल्स दसम को मार भगाया। दूसरा 1848 की क्रांति की बात करें तो 1848 की क्रांति लुई फिलिप ने जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, तो गीजो ने भी ऐसा काम किया, ऐसा गलत काम किया कि लोग फिर से क्रांति किया और 1848 की क्रांति हुई और लुई फिलिप को फिर भाग के इंग्लैंड जाना पड़ा। परंतु इटली के एकीकरण में जब सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया, तो काउंट काबूल सोने पे सुहागा कर दिया, इतना सशक्त बना दिया और इटली के एकीकरण के मार्ग को इतना प्रशस्त कर दिया, क्या कहा जाए। अब आपको काउंट काबूल के बारे में कुछ जानना होगा डिटेल में। विक्टर एमेनुअल ने जब विक्टर एमेनुअल नया शासक आया, काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया, तो काउंट काबूल था क्या, वह एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। वो जानता था कि इटली के एकीकरण कैसे होगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो बाधा था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था सबसे बड़ा बाधा। तो वो सोचा कि सबसे पहले इसका ही उपाय कर दिया जाए, है ना। और दूसरी बात, पूरे यूरोप में शक्तिशाली ऑस्ट्रिया था, उसका शासक, उसका जो चांसलर था मेटरनिख, वो 50%, पहले ही बताया, 50% यूरोप को अपने कब्जे में एक प्रकार से दबदबा बनाया हुआ था। और उसके टक्कर में एक फ्रांस था, है ना, उसके टक्कर में फ्रांस था। तो यहां काउंट काबूल ये सोचा कि यदि हम फ्रांस को अपने अंडर में मिला लेते हैं तो मेटरनिख का अच्छा से उपाय किया जा सकता, ऑस्ट्रिया को यहां से भगाया जा सकता है और इटली का एकीकरण आसानी से होगा। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती करना जरूरी है। दोस्ती करने के लिए, चूंकि काउंट काबूल कूटनीतिज्ञ था, जब प्रधानमंत्री बना तो कूटनीतिज्ञता से काम लिया कि पहले हम फ्रांस से दोस्ती करेंगे, तब ऑस्ट्रिया से जो है ऑस्ट्रिया का उपाय किया जाएगा, है ना, मेटरनिख का उपाय किया जाएगा। इसी बीच क्या हुआ, 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ। नोट कर लीजिएगा, 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ। फ्रांस का जो है, जब 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ तो काउंट काबूल बिना फ्रांस के बुलाए फ्रांस के मदद के लिए दौड़ पड़ा। फ्रांस नहीं बुलाया था काउंट काबूल को कि मेरे साइड से आके लड़ो, लेकिन ये जाकर के उसका मदद किया। क्यों? ताकि फ्रांस
काउंट काबूल का मदद करे ऑस्ट्रिया को भगाने में, क्योंकि सबसे ताकतवर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फ्रांस ही था जिससे मेटरनिक डरता था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो डरता था वो सिर्फ एक ही था, और वह था फ्रांस। फ्रांस से वो डरता था। मेटरनिक ही कहता था कि यदि फ्रांस को अगर छींक आ जाए तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी बुखार हो जाती है। ये कथन था मेटरनिक का। यदि फ्रांस को छींक आए तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। और इस बात को काउंट काबूल अच्छी तरह जानता था कि बिना फ्रांस को मिलाए ऑस्ट्रिया को पराजित करना नामुमकिन है, मेटरनिक को भगाना नामुमकिन है। इसलिए जब फ्रांस क्रीमिया युद्ध कर रहा था 1853-54 में, तो बिना बुलाए क्या हुआ कि फ्रांस की मदद करने के लिए काउंट काबूल पहुंच गया और फ्रांस की मदद की। इस तरह से फ्रांस ने देखा कि काउंट काबूल जो है उसका सहयोग किया, तो अब जो है धीरे धीरे काबूल फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जहां जहां जाता था काबूल साथ साथ जाता था। और इस तरह ऑस्ट्रिया को काबूल ने कूटनीतिज्ञता के बल पर पूरे यूरोप को यह बता दिया कि ऑस्ट्रिया किस तरह से अत्याचार सभी देशों पर कर रहा है। यानी कि अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। कौन? अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या काउंट काबूल ने बना दी। इस तरह से अब काउंट काबूल तैयार हो गया कि ऑस्ट्रिया का अब जो है उपाय किया जाए, क्योंकि फ्रांस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फ्रांस को मिला लिया। और इसी बीच क्या हुआ, लेकिन फ्रांस तैयार हुआ, साथ में उसने दो प्रांत, इटली का दो प्रांत लेकर काउंट काबूल की मदद करने को तैयार हुआ। लोगों ने कहा कि काउंट काबूल ने सही नहीं किया। काउंट काबूल फ्रांस को दो अपने प्रांत को दे करके अपने साथ मिलाया सही नहीं है। लेकिन काउंट काबूल ने कहा कि यदि कुछ दे करके सब कुछ पाया जाए तो वो अच्छा है। इस तरह से इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि बिना फ्रांस को अपने साथ मिलाए काबूल की दृष्टि में इटली का एकीकरण संभव नहीं था। और इस तरह से क्या हुआ कि 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा विवाद आरंभ हुआ। 1859-60 ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में, क्योंकि अब काबूल एकदम निश्चिंत हो गया कि जब हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो हमारा साथ फ्रांस जरूर देगा, क्योंकि उसको 2 राज्य देने का दावा किया था। और क्रीमिया युद्ध में 1853-54 में फ्रांस की मदद किया बिना सोचे समझे, है ना। 1859-60 में क्या हुआ कि युद्ध करने को ठान लिया, और जब युद्ध हुई तो काबूल को ये विश्वास था कि फ्रांस उसकी मदद करेगा, और साथ में इटली की पूरी जनता, पीडमाउंट की पूरी जनता काबूल के साथ हो गई थी, है ना। और इस तरह से जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में ये फ्रांस जो था आश्वासन दिया हुआ था कि जब युद्ध होगा तो हम तुम्हारे साइड से युद्ध करेंगे
और ऑस्ट्रिया को मार भगाएंगे। परंतु जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि फ्रांस को ये लगा कि यदि हम काउंट काबूर का साथ देते हैं तो मेटरनिख हम पे चढ़ बैठेगा, और इस तरह से इस युद्ध में, है ना, 1860-61 में जब वहाँ युद्ध हुआ था 1859-60 में, तो फ्रांस निष्क्रिय रह गया। और फिर और इसके बाद जो है परंतु काउंट काबूल ने कूटनीतिकता से परिचय करते हुए जो है अपना जो है वो सफल एक ऐसा व्यवस्था किया जो कि इटली के एकीकरण का मार्ग आधा से ज़्यादा प्रशस्त कर दिया। और आगे बहुत सारे ऐसे गैरिबाल्डी आए, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता आए जिससे कि इटली का एकीकरण संभव हो पाया है। तो चलिए जो है अगला पार्ट में, फिर से पार्ट 3 में आपको इसके बाद जो है गैरिबाल्डी और अन्य कैसे इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण, पोलैंड, बोहेमिया या अन्य जितने भी मतलब छोटे छोटे राष्ट्र थे उनका भी एकीकरण हुआ। अभी इटली का एकीकरण बाकी है, पार्ट 3 में फिर से लेकर आएंगे। और एक बार और कहेंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आगे।